नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। डिबेट के नंबर 1 शो दंगल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त तिरुवनंतपुरम से वायनाड के रास्ते में हमारी मौजूदगी है। चुनावी शोर है, हर तरफ पार्टियों का जोर है। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, इसको लेकर जनता के अलग मत हैं, लेकिन कुल मिलाकर पूरी जोर आजमाइश जारी है। हम दक्षिण भारत में मौजूद हैं, लेकिन बात होगी उत्तर भारत की। आपको बताते चले 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होना है। 13 दिन बाकी हैं 19 अप्रैल में। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इस वक्त झोंक कर रखी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सहारनपुर में थे। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर भी 19 तारीख को वोट पड़ने हैं। ऐसे में पूरे जोश और खरोश के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 2014-2019 वाले प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जमकर हुंकार भरी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। ये कहा कि एनडीए यानी कि बीजेपी एनडीए का कुनबा मिशन पर है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए का कुनबा अपने कमीशन के एजेंडे में मौजूदा वक्त में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी कांग्रेस सबको लपेटे में लिया। ताबड़तोड़ बौछार की कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर भी वार किया। जबकि दूसरी तरफ राजस्थान में आज कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रही। वहां पर जाकर कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथ को मजबूत करने की कोशिश की। प्रियंका गांधी की ओर से बीजेपी पर वार किया गया और ये कहा गया कि लोकतंत्र किस तरह से खतरे में है, बीजेपी उसके लिए जिम्मेदार है। दोनों ही तरफ से पूरी जोर आजमाइश जारी है। किसकी जीत होगी, किसकी हार, इसका फैसला तो जनता को करना है। लेकिन कौन कौन से मुद्दे आज पूरे दिन देश में छाए रहे हैं, कैसे पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने एक दूसरे पर वार किए और कौन सा मुद्दा लोगों के दिलों में घर कर जाएगा, इसी विषय को लेकर दंगल में होगी बड़ी चर्चा। लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। भ्रष्टाचार पर एक और हथौड़ा पीएम मोदी ने मार दिया। सहारनपुर की सभा में पीएम ने इंडिया अलायंस को कमीशन से जोड़ दिया। साथियों, कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही, उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। इंडिया अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी लगातार रैलियों में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाए हुए हैं। जहां भी जाते हैं वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, चाहे जमुई की रैली हो या फिर कोटपुतली की। ये सब मिलकर इन लोगों को बचाना चाहते हैं, जिन्होंने नौकरी के नाम पर ये मेरे परिवारजनों को धोखा दिया है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। भ्रष्टाचार पर पीएम के बयान का जवाब आज प्रियंका गांधी ने जयपुर की रैली में दिया। आज पूरे विपक्ष पर हमला है। दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। कहते हैं भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। सारी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको सब न्योता देके, वो निमंत्रण देके ले रहे हैं, और अचानक उनकी पार्टी में जाते ही स्वच्छ हो जाते हैं। कोई उनके बारे में सवाल नहीं उठाता। इंडिया अलायंस में साथी आरजेडी भी पीएम मोदी से सवाल पूछ रही है। लोगों ने पूछा नौकरी मतलब, लोग बोल रहे थे तेजस्वी। नौकरी पे बोले एक शब्द, क्या बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार। आपने कल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखी, 25 में से 23 लोग जिन पर ईडी की दबिश हुई बीजेपी में गए, सारे दामन पर कोई भी दाग नहीं। प्रधानमंत्री जी के पास आईना रखना चाहिए उनको। कितना झूठ बोलेंगे आप, देश के प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। उसी एजेंडे के इर्द गिर्द सियासत घूम रही है। पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी।
कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। वीरभूमि के अंदर पहुंची है। वही कांग्रेस पिछले 10 साल का हिसाब मांग रही है। कांग्रेस का दावा है कि पिछले 10 साल में देश काफी पीछे चला गया है। हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले है जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसमें कोई शक नहीं, भ्रष्टाचार देश की आर्थिक तरक्की में सबसे बड़ा कोड़ा है। लेकिन जब इसकी परिभाषा सियासी पार्टियां अपने अपने हिसाब से करती हैं, तो मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या पीएम ने जो मिशन बनाम कमीशन का मुद्दा उठाया है, उसकी काट विपक्ष के पास है? इंडिया अलायंस आज तक ब्यूरो कमीशन के लिए है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शलभमणि त्रिपाठी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील सिंह यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आरएलडी से अनिल दुबे जी, नेशनल सेक्रेटरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट धर्मवीर चौधरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शलभमणि त्रिपाठी जी, आपसे शुरुआत करते हुए, बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये बोल रहे हैं कि एनडीए मिशन पर है, जबकि जो यूपीए या मौजूदा इंडिया गठबंधन वो कमीशन के एजेंडे पर लगी हुई है। लेकिन प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं की ओर से यही सवाल पूछा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि लोकतंत्र खतरे में है। दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है और इसके जरिए आखिर क्या बताना चाहती है बीजेपी? 10 साल का हिसाब दीजिए, उनका ये कहना है। इधर उधर बातें मत घुमाइए। शलभमणि त्रिपाठी जी। देखिए, जवाब तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि पूरा देश दे रहा है। और देश जब जवाब देता है तो कांग्रेस पार्टी के सामने इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो एक फ्लॉप फिल्म थी, फ्लॉप जोड़ी थी, वो दोबारा से आपको देश के भीतर में नजर आई है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी और राहुल गांधी जी एक साथ चुनाव लड़े थे, किसको याद नहीं है? और पूरी तौर पर फ्लॉप हुए थे, ये भी सबको याद है। आज दोबारा से इनके सामने इस प्रकार की मजबूरी है कि जिन लोगों के साथ इनका जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट था, राहुल गांधी जी ने अरविंद केजरीवाल जी के लिए क्या क्या नहीं कहा, केजरीवाल जी ने राहुल गांधी के लिए क्या क्या नहीं कहा। आज देखिए किस प्रकार का गठबंधन होकर आया है और देश के लोग देख रहे हैं। ये गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है। क्यों? क्योंकि देश इस बात को समझता है कि देश में राम के साथ, भगवान राम के साथ और राष्ट्र के साथ गद्दारी किसी को स्वीकार नहीं है। जिसने भगवान राम के साथ गद्दारी की है और जिसने राष्ट्र के साथ गद्दारी की है, देश के लोगों ने उसको सबक सिखाया है और उसकी हालत वही हुई है आज जो इंडी गठबंधन की होने जा रही है। आप जरा देखिए किस प्रकार की स्थितियां हैं। कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, बार बार उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। तमाम जगहों पे आपने देखा होगा कि गुजरात के भीतर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है, उन्होंने वापस कर दिया टिकट। विजेंद्र जी जो इनके जो खिलाड़ी हैं, मशहूर खिलाड़ी हैं, उन्होंने टिकट वापस कर दिया। लगातार गौरव वल्लभ हो, चाहे रोहन गुप्ता हो, तमाम सारे ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं। आज अभी खबर है कि राम नरेश यादव जी जो बहुत ही सम्मानित मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के, उनके बेटे अजय यादव जी ने आज भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर ली, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। तो इस प्रकार देश के लोग जवाब दे रहे हैं। धारा 370 प्रधानमंत्री जी ने कहा था डंके की चोट पे हटी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि राम मंदिर का निर्माण होगा, डंके की चोट पे राम मंदिर का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री जी ने सबको राशन दिया, अब तो उज्ज्वला के माध्यम से सबको गैस कनेक्शन दिया, हर घर जल की योजना दी, किसान सम्मान निधि दी। आज देश की माताएं बहनें कहती कि उनके पास पक्का घर है, जिनके पास झोपड़ी हुआ करती थी। तो आज तो देश के लोग जवाब दे रहे हैं। हम तो जवाब देने को तैयार बैठे ही हैं, हम तो चुनाव में भी जवाब देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी ये जवाब देना चाहिए कि वो अपना घोषणा पत्र लेके आए हैं या शरीयत लागू करने का फॉर्मूला लेकर आए हैं। ये बात भी कांग्रेस पार्टी को बतानी चाहिए, क्योंकि जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का आया है, जवाब दीजिए, यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है यही जवाब देंगे संभवतः कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि वो तो लोग कह रहे हैं कि साहब शरीयत लागू हो जाएगी। हाँ। सुनील जी, आपसे ही जवाब ले लेती हूँ। शलभ जी ने आपको टॉस कर दिया है और देखिए कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वही सोच झलकती है जो आजादी के समय मुस्लिम लीग की थी। तो वो इस तरह से सीधे तौर पर हमलावर हैं और भी जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए वो तो अपना कामकाज गिना रहे हैं। क्या लग रहा है? सहारनपुर में आप जमकर घर से भी हैं, वहां पर मुस्लिम महिलाओं के मुद्दे पर भी बातचीत की है प्रधानमंत्री ने। सुनील जी, देखिए चित्रा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे अच्छे भाषण कर रहे हैं, बहुत जोर जोर से आवाज देकर के भाषण कर रहे हैं। लेकिन अगर पूरा देश ये जानना चाहता है कि भाई 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को
इस देश की सम्मानित जनता ने आशीर्वाद दिया, सहयोग किया, समर्थन किया, जिताया। तो जिन उम्मीदों के साथ जिताया था उनका क्या हुआ, उन गारंटियों का क्या? 14 में आपने कहा था महंगाई के खिलाफ आ रहे हैं, आपने बेरोजगारी के खिलाफ बात की थी, आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ बात की थी, देश की सीमाओं को लेकर के बात की थी। तो हम कह रहे हैं आपने महंगाई पे क्या किया, आपने भ्रष्टाचार पे क्या किया? देश की सीमाएं क्या सुरक्षित हैं? देश की संसद सुरक्षित नहीं। और जहां तक सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जोड़ी का, क्योंकि सलभ भाई ने भगवान राम का जिक्र किया है, तो मैं उस बात को जरूर जोड़ूंगा कि आज पूरा इंडिया गठबंधन अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा है, पिछड़े दलितों के आरक्षण को बचाने के लिए लड़ रहा है, सामाजिक बराबरी, आर्थिक बराबरी, राजनीतिक बराबरी, यहां तक धार्मिक बराबरी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो अन्याय के खिलाफ दो नौजवान लड़ रहे हैं, और दो नौजवान का इतिहास सिर्फ चुनाव तक नहीं है। जब रावण के खिलाफ लड़ने भगवान राम गए थे तो उनके साथ लक्ष्मण थे, जब कंस को हराने कृष्ण गए थे तो उनके साथ बलराम थे। तो ये दो नौजवानों की जोड़ी ने रावण को भी हराया है, कंस को भी हराया है। और हम ये कह सकते हैं कि जो लोग भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले रहे हैं, जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जो संविधान बदलना चाहते हैं, जो पिछड़े दलितों का हक छीनना चाहते हैं, जो किसान की बात नहीं सुनना चाहते हैं, बेरोजगार की बात नहीं सुनना चाहते हैं, महिलाओं की बात नहीं सुनना चाहते हैं, ऐसे घमंडी लोगों को और घमंडी दल को यही दो नौजवानों की जोड़ी हराएगी और भारत को एक नई दिशा में ले जाने का काम करेंगे। अब दो नौजवान कहाँ हैं? यहाँ पर इंडिया गठबंधन में तो न जाने कितने जवान जुटे हुए हैं, अब दो कहाँ हैं? इस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन शलभ जी उन्होंने जो आरोप लगाया आप लोगों के ऊपर, उस पर जवाब दिया आप। हाँ देखिए, मैं तो कहता हूं कि कितनी सुनील जी ने कितनी अच्छी बात कही कि ये सबको न्याय देना चाहते हैं। अब जरा देखिए ना, आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए कौन मिलता है? धर्मेंद्र यादव मिलते हैं। इनको बदायूं से चुनाव लड़ने के लिए कौन मिलता है? शिवपाल जी मिलते हैं, शिवपाल जी के पुत्र मिलते हैं। हमारे सुनील यादव साजन को मौका नहीं मिलता, ये टीवी डिबेट पे बैठ के लड़ाई लड़ेंगे, इनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। डिंपल यादव जी चुनाव लड़ेंगी, अभी देखिएगा 2-4 दिन में तेज प्रताप यादव जी भी आ जाएंगे। ये तो इनका न्याय है। देखिए ये किसको न्याय दे रहे हैं और किस प्रकार की स्थिति इन्होंने पैदा की। भगवान राम का नाम लिया आपने सुनील जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इफ्तारी खाने की फुर्सत मिल गई ना, इफ्तारी खाने तो आप जा रहे हैं, लेकिन भगवान राम का आमंत्रण आया था, आपने किस प्रकार से ठुकराया, आपने किस प्रकार से मना किया, राहुल गांधी जी ने किस प्रकार से ठुकराया, ये भी देश देख रहा है कि देश ने देखा किस प्रकार आपने भगवान राम के साथ भी द्रोह किया। राष्ट्र के साथ तो जो द्रोह किया ही, और राष्ट्र के साथ द्रोह करने की बात हम इसलिए कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी थी कि जब धारा 370 हटी, इस देश का हर एक वफादार नागरिक खुश हुआ, तब कांग्रेस पार्टी की भाषा राहुल गांधी की भाषा इमरान खान की भाषा से मैच कर रही थी। जो भाषा इमरान खान बोल रहे थे वही बात राहुल गांधी बोल रहे थे कि धारा 370 बहाल करेंगे, और आज भी राहुल गांधी इस पर अड़े हुए हैं। आज भी न्याय यात्रा लेकर गए, आज भी उनका जो घोषणा पत्र आया उसमें वो कहते हैं कि साहब हम इन चीजों को बहाल करेंगे। तो क्या इस देश को धारा 370 वापस चाहिए? क्या इस देश को बुर्का चाहिए? क्या इस देश को शरीयत चाहिए? ये तो कांग्रेस पार्टी जो आपकी दोस्त है उसने शरीयत लागू करने की घोषणा कर दी है, अपना घोषणा पत्र लेकर आए। और यही कारण है कि बहुत से लोग, जब गौरव वल्लभ जैसे प्रवक्ता जो आपकी तरफ लड़ते थे, वो कहते हैं हमें घुटन होती है जब हमसे कहा जाता है कि सनातन के खिलाफ बोलो। आप सनातन को डेंगू बताते हैं, आप सनातन को मलेरिया बताते हैं, आप सनातन को गाली देते हैं, तब गौरव वल्लभ जैसे लोग, रोहन गुप्ता जैसे लोग, संजय निरुपम जैसे लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग, जितिन प्रसाद जैसे लोग, ये बहुत लंबी फहरिस्त है, ये छोड़ के आते हैं। क्यों? क्योंकि घुटन होती है। और ऐसे जो लोगों को शामिल करा लीजिएगा तो कांग्रेस युक्त बीजेपी नहीं हो जाएगी शलभमणि त्रिपाठी जी। अब तो पहले तो कांग्रेस से इतना परहेज था, अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए भी, पूरा कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आपने जो कहा है उस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि दम घुट रहा है मौजूदा वक्त में सनातन को लेकर जिस तरह की टिप्पणी करने के लिए कहा जाता है इंडिया गठबंधन की ओर से। इसी कारण से जो तेज तर्रार नेता थे वो इंडिया छोड़कर अब दूसरे पाले में चलते हुए चले जा रहे हैं। सुनील जी देखिए चित्रा जी, मैंने बीजेपी के प्रवक्ता की सारी बातें सुनी है, मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। जहां तक सवाल घुटन का है, बयान का है, तो आप भी जानती हो, पूरा देश जानता है कि जिस पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की टीम लगा दो, जो चाहो सो बयान दिला दो। जहां तक सवाल आस्था का है, भगवान राम का है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान राम को केवल एक नजरिए से देखते हैं। भगवान राम को अगर जानना है तो तुलसी के राम को जानो, कबीर के राम को जानो, अगर उनको जानना है तो केवट के राम को जानो,
उनको अगर भगवान राम को जानना है तो सबरी के राम को जानो। जब पूरे सब भगवान राम को आप जानेंगे तो इस तरीके की भाषा आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर भगवान राम को सच में जान जाएंगे तो मैं कह सकता हूं सलाम भाई, आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे और सर्व समाज की बात करेंगे। सबकी, गरीब की, अमीर की। अब उत्तर प्रदेश में आप तो विधानसभा में भी हैं, उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का हक छीना जा रहा, उन नौजवानों को नौकरी आपकी सरकार नहीं दे रही है। आप चाहते हुए भी, आप अच्छे पद कर रहे हैं, आप जान रहे हैं कि उनके खिलाफ अन्याय हो रहा, सिर्फ इसलिए अन्याय हो रहा है कि वो पिछड़े हैं। आप लेकिन अपने दल में नहीं बोल सकते, लेकिन अगर हम होते तो हम अपनी सरकार में ये बात रख सकते थे। आपने कहा कि सुनील साजन नहीं लड़ेंगे, आप हमको जानते हैं, छात्र राजनीति के समय से जानते हैं। मैं छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा, यूथ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, और कम उम्र में बिना पारिवारिक बैकग्राउंड के हम उच्च सदन में 6 साल रहे। तो किसने भेजा? समाजवादी पार्टी ने भेजा, नेताजी ने भेजा था, माननीय अखिलेश यादव जी ने भेजा था। और मैं दावे के साथ इस कार्यक्रम में आज तक पे कह रहा हूँ, छात्र नेताओं को और छात्र नौजवानों को जिनकी कोई विरासत नहीं है, सबसे ज्यादा अगर राजनीति में मौका कोई देता है तो वो समाजवादी पार्टी है। चित्रा जी 5 सेकंड। ठीक है, अब आप शलभ जी जवाब दीजिएगा। 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी उनकी भी टिप्पणी मैं ले लेती हूँ। धर्मेश जी, आपके पास आते हुए 2019 के चुनाव में तो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीएसपी ने कमाल का प्रदर्शन किया था पश्चिमी यूपी में, लेकिन इस बार जिस तरह की ताकत झोंक कर रखी है प्रधानमंत्री जी ने, और उनका ये कहना है कि 370 सीटें जीत रही बीजेपी को रोकना ही एकमात्र मकसद है इंडिया अलायंस का, क्या टेक है इस पर आपका? वही बीएसपी दूसरी तरफ जो चुनावी मैदान में है वो 3 में 13 में कहां दिखाई दे रही है? धर्मवीर चौधरी जी। चित्रा जी, ये कांग्रेस के लोगों को, ये कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री जी से 10 साल का जवाब मांग रहे हैं, लेकिन मैं कांग्रेस के लोगों से 60 साल का जवाब मांगना चाहता हूं कि 60 साल में वो कौन सी नीतियां थी कि कांग्रेस को जो है 3 फुट जगह भी पूरे भारत में नहीं मिल पा रही है, और ये जो है अपने पैर जमाने में नाकाम हो गए हैं, जनता का विश्वास जीतने में नाकाम हो गए हैं। इन्होंने ना सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया, ना मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, ना जो है काका कालेकर रिपोर्ट को लागू किया, और माइनॉरिटीज के लोगों में जो भय और वातावरण का माहौल इनकी सरकार में पनपा, उसको ये दूर नहीं कर पाए। इसीलिए जनता ने जो है इनको नकार दिया। और आज अभी मैं भाई साजन जी की बात भी सुन रहा था, तो ये गाजियाबाद से गाजीपुर के जो गिरगिट है ना, वो भी ये सोच रहे हैं कि हम तो रंग बदलने में ना वैसे ही बदनाम है। ये तो समाजवादी पार्टी के लोगों को देखो कि ये गिरगिटों से भी पहले टिकट बदल देते हैं, और इनको पता ही नहीं है कि किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना है। तो आज जो विपक्ष की स्थिति चित्रा जी पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में मैं देख पा रहा हूं, उसमें जो है विपक्ष नाकाम हो गया है। हाँ, एक नेता है बहुजन समाज पार्टी की, वो जरूर कॉन्फिडेंट है अपनी जगह। उन्होंने इस नाकाम एनडी गठबंधन को नकार दिया, और उन्होंने अपने बलबूते पर पूरे प्रदेश में और पूरे देश में चुनाव लड़ाने का काम किया। तो मैं समझता हूं कि ये जनता तय करेगी कि किसको जनादेश देना है और किसको हराना है, लेकिन विपक्ष अपनी नाकामियों के कारण कई बार ना बड़ी पार्टियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यकीनन उत्तर प्रदेश की बहन मायावती जी एक बहुत बड़ी नेता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि 2014 में अकेले चुनावी मैदान में वो जाकर देख लें, एक भी सीट नहीं जीती। समाजवादी पार्टी के साथ आती है तो सपा भले ही 5 पर रह जाती है, बीएसपी 10 सीटों पर जीत हासिल कर लेती है। और हम सब ने ये भी देखा है कि 2019 में बुआ बबुआ का गठबंधन हुआ और 1 महीने के अंदर ही टूट गया। तो आप लोग पहले तो तमाम मंच शेयर करके लोगों के वोट हासिल कर लेते हैं, और 1 महीने भी की देरी नहीं होती है, आप लोग अपना गठबंधन तोड़ देते हैं। आप सोचिए जिस जनता ने गठबंधन को वोट दिया होगा उसकी स्थिति क्या रही होगी। चलिए और भी सवाल मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन तहसीन पुरावाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल दुबे जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। तहसीन, कांग्रेस पार्टी को लेकर बहुत सारे सवाल आज प्रधानमंत्री ने पूछे हैं। एक तो ये कहते हुए कि कांग्रेस का अगर घोषणा पत्र उठाकर देख लो तो वो मुस्लिम लीग जैसा दिखाई देता है, वहीं दूसरी तरफ तमाम दूसरे मुद्दों पर अगर यहाँ पर शलमणि त्रिपाठी को आपने सुना हो, और साथ ही धर्मवीर चौधरी जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस अपना हिसाब नहीं देती कि देश को कहां लेकर गई, आज बैठ के दूसरों से हिसाब मांगती है। तहसीन पुनावाला जी।
चित्रा जी, अगर कांग्रेस हिसाब नहीं दी तो 7 साल तक सत्ता में कैसे आती? इसके बाद मोदी जी आए, मोदी जी ने कुछ वादे किए, 10 साल का उनका जो शासन था उस पर सवाल पूछना लाजिब है। आप भी पूछते, हम भी पूछेंगे, इसमें गलत क्या है? इससे सवाल पूछे तो मोदी जी सवाल के जवाब देने के बदले पूछते मुस्लिम लीग लग रहा है, हिंदू लीग लग रहा है, क्रिश्चियन लीग लग रहा है। भैया धर्म पे चुनाव लड़ना बंद कीजिए, आप बात कीजिए आपने 10 साल में क्या किया। चित्रा जी, आपको याद है कोविड के समय कहां थी ये वर्तमान सरकार? उत्तर प्रदेश में जैसे मेरे भाई आते, कहां थी ये सरकार? कहां थी ये सरकार जब लाशें बह रही थी, जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी? ऑक्सीजन पे जीएसटी मैंने भरा है, चेक से भरा है। कौन सी दूसरी सरकार है जिसने दुनिया में ऑक्सीजन पे टैक्स लिया? इस सरकार ने लिया है। कहां थी ये सरकार जब हमारे मजदूर पलायन कर रहे थे? कहां थी ये सरकार? कहां थी? उनके लिए उन्होंने क्या किया? आज लोगों को अनाज दे रहे, लेकिन जो लोगों के जिंदगी में आफत आई, जो परेशानी आई, उसके लिए सिंगुलरली अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है वर्तमान सरकार है। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेस को साधुवाद देना चाहता हूं कि इस पर वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। दूसरी चीज, कांग्रेस का मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा, जो भी है बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टो, ये फ्यूचरिस्टिक मैनिफेस्टो है। राइट टू अपेरेंटिसशिप, कौन सा मुस्लिम लीग, हिंदू लीग, क्रिश्चियन लीग राइट टू अपेरेंटिसशिप दे रहा है? कह रहा है कि आपको गारंटीड नौकरी मिलेगी। नौकरी कैसे जनरेट होगी उसके बारे में बात करें, फ्यूचर उद्योगों के बारे में बात करें। एक और है कांग्रेस जो बात कर रही है विकास के बारे में, एक और है प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं एक 4 लाइन से अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये बात करेंगे ताज की, हम बात करेंगे आज की, ये बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, हम बात करेंगे इंसान की, ये बात करेंगे चित्रा जी देखना पाकिस्तान की, हम बात करते रहेंगे हिंदुस्तान की, ये बात करेंगे चित्रा जी गीता कुरान की, क्योंकि हम बात करेंगे सिर्फ संविधान की। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में संविधान सिखाना कंपलसरी होगा। अब संविधान सिखाने से अगर प्रधानमंत्री को अफसोस होता है, उनको लगता है मुस्लिम लीग है, तो इसके बारे में मैं क्या करूं? तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। बोलिए शलभ त्रिपाठी जी। शलभ जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि तहसीन भाई कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ के नहीं है। किसी पार्टी के घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा हो कि हम मुस्लिम समाज को स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं, मुस्लिम समाज को जो अधिकार थे वो अधिकार उनके लिए करने जा रहे हैं। कौन सा अधिकार छीन लिया गया? कौन सा अधिकार किसी समाज से वंचित कर दिया गया? आप ये कहने जा रहे हैं कि हम उनको स्कॉलरशिप इस बात की देंगे कि वो बाहर पढ़ाई करें, उनको अपने धर्म की स्वतंत्रता होगी। आप ये संविधान का पालन कर रहे हैं। आप ये इस देश में सबके साथ बराबरी का भाव लेके चल रहे हैं। और आपका जो मैनिफेस्टो इस बात को स्पष्ट दिखाता है कि आप शरीयत की भावना लेकर अपना घोषणा पत्र लेकर आए हैं। आप कहते हैं कि आप संविधान के लिए काम करेंगे। अरे इस देश में इमरजेंसी किसने थोपी थी तहसीन भाई? मुझे लगता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब लोगों के अधिकार छीन लिए गए, फूटो तले इस देश में लोकतंत्र को रौंद दिया गया। और एक परिवार के लिए, और क्यों रौंदा गया? एक परिवार की नेता चुनाव हार गई, बेईमानी से चुनाव जीती थी, कोर्ट ने उनके चुनाव को नल एंड वाइट कर दिया। उसके बाद देश में इमरजेंसी लगाई गई और आप कहते हैं संविधान बचाएंगे। एक परिवार के अलावा आप दूसरे परिवार के पास नहीं जा रहे। बहुत बार आप सब आरोप लगाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि भाई एक नेता है जिन्होंने 10 साल तक इस देश के लिए निरंतर काम किया है, मोदी जी, हम उनके साथ खड़े हैं। तो आप कहते हैं मंदभक्त हैं, लेकिन आप पिछले 70 साल से एक परिवार के तलवे चाट रहे हैं, तो आप न्यूटन की औलाद हो गए। तो ये तो देश देख रहा है कि आप कौन है। और रही बात कि अभी सबने देखा कि भगवान राम के मंदिर के साथ क्या किया आपने। जब जब भगवान राम के मंदिर की बात आती थी, सबसे ज्यादा किसी ने विरोध किया तो आपकी पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी एक कदम आगे गई, उन्होंने गोलियां तक चलवाई। हम तो कहते हैं कि आपसे आपके गांव में जाकर अगर कोई बोले कि तहसीन पूनावाला का कोई वजूद नहीं है, ये काल्पनिक है, आपको कैसा लगेगा? लेकिन आपने भगवान राम को अयोध्या में घिरा, आपने अयोध्या में अदालत के भीतर कहा कि भगवान राम काल्पनिक है, इनका कोई वजूद नहीं है, ये तो सिर्फ किताबों में लिखा हुआ नाम है। और भगवान राम को अदालत में आपने घसीटा। भगवान राम को खुद आके रामलला विराजमान को अपना मुकदमा लड़ना पड़ता था। और उसके बाद जब ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर बनना चाहिए, तो मंदिर का जो चढ़ गया वो श्री राम जन्मभूमि से गया। आपने उसका भी उल्लंघन किया, आपने उसका भी अपमान किया। लेकिन इस रोजा इफ्तार करने जाएंगे आपको रोजा इफ्तार करने से चित्रा जी 5 सेकंड। अभी हमारे भाई सुनील साजन जी ने कहा पिछड़ों की बात है, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। बड़ी दिक्कत होती रही है। 5 सेकंड चित्रा जी, 5 सेकंड। तो अभी सुनील जी ने कहा सबसे ज्यादा पिछड़े समाज के मंत्री केंद्र सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में है सुनील भाई। और मोदी जी कौन से समाज से आते हैं? मोदी जी पिछड़े समाज से नहीं आते। द्रौपदी मुर्मू जी कौन से समाज से आती हैं? मैं तो सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि कल्याण सिंह जी क्या पिछड़े समाज से नहीं आते थे? कल्याण सिंह जी का स्वर्गवास हुआ, उनका निधन हुआ, आपके लोग वहां पे एक बार प्रणाम करने तक नहीं गए, लेकिन आपके लोग मुख्तार अंसारी की मजार पर चादर चढ़ाने जरूर जाएंगे। कल्याण सिंह जी पिछड़े समाज से आते थे, इस प्रदेश का उन्होंने नेतृत्व किया, लेकिन वो पिछड़े समाज से आते थे, आपने उनका अपमान किया। एक पुष्प तक चढ़ाने आप नहीं जा पाए, लेकिन मुख्तार अंसारी डॉन के लिए आप जाएंगे। दुबे जी भी बहुत देर से बैठे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, चित्रा जी, मैं 10 सेकंड में जवाब दे दूं? बोल लीजिए तहसीन पूनावाला जी। मैंने सुना नहीं शलभ भाई ने क्या कहा, क्योंकि साउंड चला गया था, लेकिन मैं एंड में सुना कि वो भगवान श्री राम के बारे में कह रहे।
मैं जानता था यही टॉपिक होगा और कुछ है ही नहीं इनके पास बोलने के लिए। अरे आपने राम मंदिर बनाया, साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, ये आपके मैनिफेस्टो में था, उसके लिए आपको बधाई, और आप बधाई की वाकई पात्र रहे। लेकिन राम के बच्चों के लिए क्या किया? आज राम के बच्चे बेरोजगार है। उन मणिपुर की लड़कियों के लिए क्या किया? वही भगवान राम के बच्चे नहीं थे जिनको नंग परेड किया गया, आपने इंटरनेट बंद किया ताकि दुनिया के सामने वो बात नहीं। अरे आपने हरियाणा के हमारी बच्चियों के लिए क्या किया जिनको आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोटीन के लिए कहां कहां छू रहे थे? वो राम के बच्चे नहीं है। आपने राम के बच्चों के लिए क्या किया उस पर बात कीजिए। राम मंदिर बनाए, ये आपको साधुवाद है, ये आपका ये स्वीकार थे, लेकिन राम के बच्चों के लिए क्या किया, राम राज्य के लिए क्या किया वो बताए। राम जी के नाम पे आप सिर्फ लोगों को ठगने का काम करते हो। और ऐसे ही भगवान राम और ऐसे ही रावण भी मां सीता को जब लेने आए थे, जब उनका अपहरण करने आए थे, वो भी कह रहे थे कि वो बहुत धार्मिक थे। धर्म के आड़ में आप लोगों को बहकाने का काम कर रहे हो। आप कोई धार्मिक नहीं हो, अपने बनाया मंदिर उसके लिए आपको साधुवाद है, लेकिन ये याद रखना कि ये काम रावण ने भी किया था, वो भी तो साधु बनकर आए थे। उसके बाद क्या हुआ? तो प्लीज आप राम के बच्चों के लिए क्या किया उस पर आप बात कीजिए, भविष्य के लिए क्या कर रहे हो उस पर बात कीजिए। ठीक है, रावण ने लेकिन राम का मंदिर तो नहीं बनवाया था ना। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, अब शलभ जी इसका जवाब देंगे। 500 सालों के बाद ये मौका है, बीजेपी इसको भुनाने की कोशिश कर रही है। अनिल जी, लेकिन आपके पास आते हुए, चूंकि आरएलडी भी अभी बहुत ज्यादा दिन हुए नहीं जब एनडीए का हिस्सा बनी है, विपक्षी नेताओं को डरा धमकाकर एनडीए का हिस्सा बनाया जा रहा है। जो लोग नहीं मान रहे हैं उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। क्या ये स्थिति है एनडीए की? अनिल दुबे जी। देखिए चित्रा जी, अगर ईडी और सीबीआई अपना काम करे, किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच करे, आप कहीं के मुख्यमंत्री हो गए हो तो क्या आपको ये लाइसेंस तो नहीं मिल गया है कि आपके खिलाफ जांच बंद कर दी जाए? अगर वो जांच हो रही है, वो संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, वो कोई एनडीए तो नहीं उनकी जांच करा रहा है, उसका आप जवाब दीजिए, उसके खिलाफ कोर्ट में जाइए। जहां तक रही राष्ट्रीय लोकदल की बात, राष्ट्रीय लोकदल के नेता, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी लगातार प्रयास करते रहे कि कांग्रेस की सरकार पिछले लंबे समय तक रही, लेकिन स्वर्गीय चौधरी साहब को किसी ने भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। चौधरी साहब को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, एनडीए की सरकार ने किया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जब वो चौधरी साहब का सम्मान कर रहे हैं, चौधरी साहब के सपनों का भारत वो बनाना चाहते हैं, तो हम तो चौधरी साहब के सिद्धांतों के लिए लड़ रहे हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उनके साथ समझौता किया, उनके साथ जाकर के किसानों के भले का काम करना चाहा। अब विपक्ष के लोग ये चाहते हैं कि किसान लगातार आंदोलन करता रहे, किसान जीवन भर सड़कों पर बैठा रहे, और हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी चाहते हैं कि किसान को हम सत्ता में लेकर के जाएं, उसकी आमदनी बढ़ाने का काम करें, उसको उसका लाभकारी मूल्य दिलाने का काम करें। हम किसान को खुशहाल बनाना चाहते हैं, इसलिए हम सरकार के साथ गए, हम एनडीए के साथ गए, और ये किसानों को सड़क पर ही रखना चाह रहे हैं। तो हम लोग इसलिए गए, हम किसी दबाव में नहीं गए, हम चौधरी साहब के सपनों को साकार करना चाहते हैं, और वो चौधरी साहब को उन्होंने सम्मानित करने का काम किया। और आप ये बताइए, आज ये किसानों की बात चित्रा जी कर रहे हैं कि हम किसानों के भले के लिए काम कर रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं और नीचे 15 पैसा केवल पहुंचता है। तो आप जब आपके स्वर्गीय नेता ने भ्रष्टाचार की बात की थी, और आज देश में जो पैसा चलता है वो पूरा का पूरा देश के लोगों को मिल रहा है। तो हम लोग यही चाहते हैं, यही चौधरी साहब चाहते थे कि देश के गरीबों का सम्मान हो, इसलिए हम लोग गए, हमने किसी दबाव में फैसला नहीं किया। और कांग्रेस के मुंह से किसानों की बात अच्छी नहीं लगती। इनके समय में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं इन्होंने लागू कर दी? हाँ। उस समय के वो रिपोर्ट नहीं थी क्या? तो आज सर बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, जब स्वामीनाथन की रिपोर्ट आए, कब कितना दिन बीत गया, उसके बाद कितनी बार आप लोग कांग्रेस से इनसे उनसे गठबंधन में रहते हैं, और फिर आकर गठबंधन से अलग होने के बाद आप कहते हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट। हाँ। तो ये चीजें जब एक साथ गठबंधन बनाते हैं तो क्यों नहीं सवाल पूछ लेते? हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन जब आप लोग गठबंधन बनाते हैं तो क्यों नहीं पूछ लेते हैं? फिर ये मौका परस्त जो राजनीति है, देखिए आप लोगों की बात अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन जितने भी दल के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौका परस्त राजनीति करने में कोई भी किसी से पीछे नहीं है। आज आप इनके साथ जाते हैं, कल को उनका साथ छोड़कर उनके खिलाफ इतना ज्यादा बोलने लगते हैं कि यहाँ पर जनता कंफ्यूज कि भाई ये आज इनके साथ है, कल उनके साथ, परसों न जाने किसके साथ होंगे। ऐसे लोग जनता के साथ खड़े होंगे या फिर नहीं खड़े होंगे, ये बड़ा सवाल बनता है। नेताओं को भी अपने भीतर झांक कर देखना होगा कि रंग बदलती राजनीति इस देश के लिए अच्छी चीज नहीं है।
आप लोग अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मौका परस्ती करते हैं कुर्सी के लिए। सिर्फ आरएलडी के लिए नहीं बोल रही हूं मैं, जितने लोग भी बैठे हुए हैं अलग अलग दलों के साथ, समाजवादी पार्टी बीएसपी एक साथ आते हैं और वही बीएसपी फिर अलग हो जाती है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। आरएलडी एक वक्त पर किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को कितना कोसा करती थी, आज बैठकर बीजेपी के लिए तारीफों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। और वही स्थिति बीजेपी का है, दूसरे दल के नेताओं को जब ले लेती है तो फिर वो बड़े पाक साफ हो जाते हैं। आप लोगों को भी सोचना होगा, मौका परस्त राजनीति इस देश के लिए घातक है। लेकिन सीधे मैं आपके पास आते हुए सुनील सिंह साजन जी, यहां पर जो सवाल उनकी ओर से उठाए गए हैं, वो कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का काम तो नरेंद्र मोदी ने किया है, तो जो काम प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी की सरकार ने किया है उसका श्रेय किसी और को तो जाएगा नहीं। किसानों को भी उतने बड़े नेता थे, बाकी सभी ने इग्नोर किया। और दूसरी चीज जो अनिल जी ने कही है वो ये कही है कि ये लोग हमेशा चाहते हैं किसान धरने पर बैठा रहे, उसकी खुद की जिंदगी नहीं है क्या कि वो आगे बढ़े, अपने परिवार को लेकर आगे चले? सुनील सिंह जी। देखिए चित्रा जी, अनिल दुबे जी बड़े नेता हैं, हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं। जैसे उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, उसका स्वागत हम लोग भी करते हैं। हम लोग भी चाहते थे कि जो किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह जी हैं उनको भारत रत्न मिले, लेकिन अब आप अपने दल के वर्तमान नेता को चौधरी साहब की विचारधारा से जोड़िए। तो क्या चौधरी साहब कभी सोचते थे कि 700 से अधिक किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शहीद हो जाएगा, या किसान के नाम पर फर्जी मुकदमे लिखे जाएंगे, किसान की आय दोगुनी नहीं होगी, किसान आत्महत्या करेगा, किसान पर लाठियां चलेंगी, चौधरी साहब की आत्मा रो रही होगी या खुशहाल होगी? और आपसे बिना पूछे आप कह रहे हैं हम किसी दबाव में नहीं गए, हम किसी डर में नहीं गए। हम तो मानते हैं कि आप डरने वाले नहीं हैं, आप लड़ने वाले हैं, लेकिन पता नहीं गलत दिशा में क्यों चले गए? क्यों चले गए उन लोगों के साथ जो क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आय दोगुनी कर दी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी? कौन सा काम किया है किसानों के लिए जो आप प्रभावित होकर चले गए? केवल एक काम, जिसके लिए हम भी बीजेपी को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, उसके लिए साधुवाद। लेकिन वर्तमान समय में किसान, वर्तमान समय में जो चौधरी साहब के सपने थे, वर्तमान समय में जो चौधरी साहब की विरासत थी, उसका क्या? आज हम लोग चौधरी साहब की विरासत को ही लेकर के लड़ रहे हैं, उनकी विचारधारा को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन अनिल दुबे जी चौधरी साहब की विचारधारा को लेकर नहीं। अनिल जी आप इस पर जवाब दे दीजिए, शलभ मणि जी उसके बाद में आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, ठीक है, अनिल दुबे जी। उनका ऑडियो नहीं आ रहा है। शलभ मणि त्रिपाठी जी इस पर आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा थी, बीजेपी तो उससे ठीक उलट है और किसानों के मुद्दे पर भी उन्होंने घेरा है आपको। अब देखिए ऐसा है कि सुनील यादव जी को बहुत सी बातें भूल जाती हैं। इन्होंने कहा बीजेपी ने केवल एक काम अच्छा किया। अरे सुनील भाई, बीजेपी ने तो और प्रधानमंत्री जी ने तो नेताजी को भी सम्मानित किया, ये क्यों भूल जाते हैं? और आप तो वही है ना, इनकी सरकार में चित्रा जी 19 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में बंद हुई, 19 चीनी मिलें। रमाला जो कि चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि थी और यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे आरएलडी के लोग, और रमाला जो चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि है, वहां पर चीनी मिल के अपग्रेडेशन के लिए वहां पे लगातार किसान संघर्ष करते रहे, लेकिन ना तो कांग्रेस ने मदद की, ना तो समाजवादी पार्टी ने मदद की। रमाला की चीनी मिल का अपग्रेडेशन तब हुआ जब उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई। आज कौन कह सकता है कि आपने जितना चीनी मिल का जो गन्ना किसानों का भुगतान किया, उसका 3 गुना भुगतान उत्तर प्रदेश की सरकार कर चुकी है? किसको याद है किसान सम्मान निधि? क्या आप उसके खिलाफ है क्या कि किसान सम्मान निधि आज पहुंचती है? तमाम सारे बुजुर्ग किसान हैं, उनकी जेब में बीज डालने से पहले पैसा पहुंच चुका होता है। ये आपको याद नहीं आता? टॉयलेट जो अगर शौचालय मिल रहा है तो क्या किसान परिवारों को नहीं मिल रहा? क्या आवास जो मिल रहा है करोड़ों लोगों को, क्या वो किसान परिवारों को नहीं मिल रहा? आज यहाँ की माताएं बहनें कहती है कोरोना काल में कि जब नमक तक की दिक्कत आ रही थी तब मोदी जी ने राशन भिजवाया, चावल दाल भिजवाया, गेहूं भिजवाया, साथ में नमक भी भिजवाया, साथ में तेल भी भिजवाया। आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप तो एक ऐसी पार्टी से जुड़ चुके हैं और आपके साथ जो आपके दोस्त हैं कांग्रेस पार्टी वाले, उनको ये बात इसलिए समझ में नहीं आएगी कि उन्होंने तो इतना विकास किया था। इस देश में आजादी के 7 दशक बाद एक फिल्म बनानी पड़ी जिसका नाम था टॉयलेट एक प्रेम कथा। चित्रा जी आपने फिल्म देखी होगी। उस फिल्म को देखकर पूरी दुनिया में थू हुई कि ये भारत है कि टॉयलेट एक प्रेम कथा। आजादी के 7 दशक बाद एक टॉयलेट बनाने के लिए इस प्रकार की मारामारी होती है। आज मोदी जी ने झाड़ू उठाई और ये संकल्प लिया हर माता हर बहन के लिए इज्जत घर बना।
और इसलिए हम कहते हैं आप कुछ भी कर लीजिए, आप तो वही है ना जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सचिन जाट और गौरव जाट नाम के दो भाई जो अपनी बहन की असमत बचाने गए थे और उनको पीट पीट के मार दिया गया और दंगे हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, आजकल बड़े कद्दावर उस वक्त के मंत्री हुआ करते थे, आजकल जेल काट रहे हैं, जो थाने में बैठ के बोलते थे कि जाट समुदाय के लड़कों को, गुर्जर समुदाय के लड़कों को जेल भेजो और पला समुदाय के लड़कों को छोड़ दो। तो इसलिए देश की जनता समझ रही है कि आपने क्या किया है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जिन्होंने राष्ट्र से द्रोह किया है और भगवान राम से द्रोह किया है वो वापस आने वाले नहीं है। जी जी देखिए चित्रा जी, चित्रा जी, मैं एक मामले में भारतीय जनता पार्टी की हमेशा प्रशंसा करता हूं कि ये लोग जो झूठ बोलने की कला है वो पूरे देश दुनिया में किसी के पास नहीं। एक तरफ कह रहे हैं कि हमने किसानों का भुगतान किया, आप भुगतान तो गिना रहे हैं लेकिन कितना बकाया ये नहीं गिना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ओबीसी के सबसे ज्यादा मंत्री हमारे साथ हैं, आप ये नहीं बता रहे हैं कि किसानों को कुचलने वाला के पिता को भी हमने गृह राज्य मंत्री बना रखा है। आप ये नहीं बता रहे हैं कि बलात्कारियों को आजादी से लेकर अब तक कोई ऐसी सरकार इस देश में आई है जिसने बलात्कारियों को जेल से रिहा किया हो। कोई ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हो लेकिन उसी पार्टी ने कोरोना में भ्रष्टाचार कर लिया हो, पीएम केयर फंड में भ्रष्टाचार कर लिया हो, नोटबंदी में भ्रष्टाचार कर लिया हो, इलेक्टोरल बॉन्ड में भ्रष्टाचार कर लिया हो। एक पिक्चर और आई थी सलभ भाई, आप एक पिक्चर की बात कर रहे हैं, एक पिक्चर आई थी चोर मचाए शोर। तो जिन्होंने सबसे ज्यादा बेईमानी और भ्रष्टाचार किया है वही शोर मचा रहे हैं कि नहीं हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं। पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं जितने आप 14 से पहले या 19 से पहले जिनको आप कह रहे थे ये भ्रष्टाचारी ये भ्रष्टाचारी ये भ्रष्टाचारी, और आज सारे भ्रष्टाचारी कहां हैं? तो आप बताइए, भाजपा के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि आज अगर आपको कहना पड़े कि भ्रष्टाचारियों का सरगना कौन है तो किसका नाम लेंगे आप? हाल आप नहीं ले पाएंगे लेकिन चित्रा जी जो आपके दर्शक हैं वो समझ गए होंगे कि भ्रष्टाचारियों का सरगना कौन है। जवाब देना चाहता हूं। ठीक है, अब शलभ जी मैं आपके पास आऊंगी। तहसीन पूनावाला जी से एक सवाल मैं ले लेती हूँ। सुनील सिंह यादव जी ने जो बातें कही है उसी को आगे बढ़ाते हुए तहसीन जी, कोरोना काल का जो मुद्दा था या जितने भी आरोप लगाए गए उस पर 2023 के विधानसभा के चुनाव हमने देख लिए। उत्तर प्रदेश में 403 में से कांग्रेस को मिलती हैं 2 सीटें, 111 सीटें जीतती है समाजवादी पार्टी। अभी हाल ही में जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के संपन्न हुए हैं उसमें भी हमने बीजेपी की स्थिति देख ली है। तो आप लोग ये जो मुद्दे उठा रहे हैं 2020 के 2021 के, उस पर तो मुहर लग गई है ना जनता की। अगर ये मुद्दे इतने ज्यादा इम्पैक्ट करते तो क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ नहीं हो जाता? लेकिन बीजेपी ने पहले से ज्यादा सीटें हासिल कर ली। तीनों राज्यों के नतीजे उठाकर देख लीजिए तहसीन पूनावाला जी आप। नहीं, क्योंकि उन्होंने ज्यादा सीटें हासिल की इसका मतलब ये है कि वो मुद्दे नहीं थे कोविड के अंदर। क्या आप नहीं जानते आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त आपके कलीग जिनको कोविड से दिक्कतें हुई थी, ये मुद्दे हैं और ये उठाना होगा क्योंकि आगे सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पांस पूरी तरह से फेल हो गया था। अगर वर्तमान की केंद्र सरकार काम करती कोविड के समय तो देश की हालत नहीं होती। 4 घंटे में आते आपने लॉकडाउन करा, हजारों लोगों को आपने लाखों लोगों को आपने हजारों किलोमीटर चलाया, उनके लिए कोई प्रबंध नहीं किया। कौन ये करता है? कोई सेंसिटिविटी नहीं थी। उसके बारे में करना होगा, उसके बारे में बातचीत करनी होगी, ये आपका कर्तव्य है। और बाकी उस मैनिफेस्टो में और विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे। क्या भाजपा कह सकती है कि वो कास्ट सेंसस के खिलाफ है? कांग्रेस ने छाती ठोक के क्या हम कास्ट सेंसस करेंगे? क्या बीजेपी आज कह दिया आपके शो पे हम कास्ट सेंसस नहीं होने देंगे? और होने देंगे तो क्यों नहीं किया 10 साल? माननीय राजनाथ सिंह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर, मैं आज तक को कोट करता कह रहा है, उन्होंने कहा कि 2018 में पढ़ लें। तहसीन पूनावाला जी एक सेकेंड सर सुनिए ना, ठीक है, जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। अब बताइए बिहार में जातिगत जनगणना हो गई है, बिहार वालों की जिंदगी में क्या पूरा बाहर आ गया है? अगर वहां पर मौजूदा स्थिति को हम देखें, कभी आरजेडी के साथ नीतीश कुमार, कभी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार, नहीं क्या कहना चाहते हैं? जातिगत जनगणना कराकर किसकी जिंदगी बदल गई? आप मुझे बताइए कितने लोगों को रोजगार मिल गया? जवाब दे देता हूं। और आप जिस कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का जिक्र कर रहे हैं, एक पन्ने में कांग्रेस पार्टी ये लिखती है कि जाति वाली विचारधारा से, जाति और धर्म से ऊपर उठने की जरूरत है। उसके बाद वाले पन्ने में लेकर आती है जातिगत जनगणना। तो पहले खुद डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग क्या बताना चाहते हैं देश को? जाति से ऊपर उठना है या जातिगत जनगणना करवाना है? थैंक यू चित्रा जी, दोनों एक ही है।
थैंक यू दोनों आपका एक सवाल तरीके से कैसे हो सकता है? मैं जवाब दे दोनों दूं एक चित्रा तरीके जी, से मैं कैसे समझा हो देता सकता हूँ। है? सबके विकास की मैं बात समझा- क्यों नहीं करते हैं आप लोग? अरे नहीं, चित्रा आप जी, जवाब आपको दीजिए, क्यों- लेकिन सवाल यह अरे है बिहार में दे तो रहा हम हूं, सबने कोई देख देने लिया दे ना। मुझे तो, बिहार में तो बिहार के कोई लोगों नहीं। पर छोड़ती हूँ, जातिगत जनगणना हो जाने के बाद बिहार के लोगों की कितनी जिंदगी बदल गई, ये तो बड़ा सवाल है। मैं तो जाऊंगी रिपोर्टिंग, अभी दक्षिण चित्रा भारत जी, में मैं हूँ, जवाब मैं दे दूं जाऊंगी उसका? बिहार, मैं दे दूं पूछूंगी उसका जवाब? कि आपकी जिंदगी में कितना बाहर आ गया जातिगत जनगणना के बाद। ठीक है, ये अच्छा अब सवाल है, मैं बोलिए उसका बोलिए, जवाब क्या देता हूं। बदलाव आ जाएगा इससे? बहुत अच्छा सवाल है। कास्ट सेंसस हुआ बिहार के अंदर, कास्ट सर्वे हुआ, कास्ट सर्वे रिलीज हुआ और भाजपा ने षड्यंत्र करते नीतीश कुमार को वहां ले लिया। इसलिए कास्ट सर्वे के बाद जो लोगों को हिस्सेदारी मिलनी थी, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी हिस्सेदारी, इसको रोक दिया गया। अगर कांग्रेस और आरजेडी की सरकार होती, चित्रा जी मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज कह रहा हूं, उस कास्ट सर्वे के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी हिस्सेदारी। आपने कहा विकास होना चाहिए कि नहीं, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूं चित्रा जी, हाथ जोड़कर पूछा, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्यों टीवी चैनल्स के अंदर ओबीसी या दलित एंकर्स नहीं होने चाहिए? होने चाहिए और वो देना चाहिए। आप इतने क्वालिफाइड है, आप इतने क्वालिफाइड है, आपके बिल्कुल जैसे होने ही चाहिए, qualified और बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल। हम तो वेलकम फिर अगर करेंगे इस कास्ट बात को सेंसस लेकर। वाला नहीं हो रहा है तो ये करेंगे, बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसमें जाति थोड़ी ना लेकर आएंगे, जो अच्छा करे वो आगे बढ़े। सर इसमें जाति थोड़ी ना लेकर आएंगे, जो अच्छा नहीं, एक सेकेंड सर, मुझे लग रहा है, देखिए सर, इस देश को अंग्रेज बहुत बांट कर गए, अब कम से कम जातियों में हम और आप जैसे लोग मिलकर नहीं बांटे। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। एक सेकेंड तहसीन पुनावाला जी, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश को बताएं बिहार में जातिगत जनगणना हो जाने के बाद क्या बिहार के लोगों की जिंदगी बदल गई। और आप कह रहे हैं षड्यंत्र करके बीजेपी ले आई, नीतीश कुमार ने तो पहले ही आरजेडी को छोड़ा और नीतीश जी कितने दिन तक बीजेपी के पास रहेंगे ये भी अभी बैठकर नहीं बताया जा सकता है। जी चित्रा जी, अगर ये कास्ट हम सर्वे और के आप बाद जैसे लोग तो जाति के जकड़न में जो समाज इस वक्त डूबा हुआ है उसको हम लोग तो और बढ़ावा नहीं देना। तहसीन पुनावाला चित्रा जी, मैं अपनी बात रख दूं, थैंक यू चित्रा जी। आप और मेरे जैसे लोगों का ही ये कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य हमारे संविधान के प्रति है कि इन लोगों को, के सारे हमारे भारतीयों को इंसाफ मिले, जो हमें मौका मिला वो इन हमारे भाइयों बहनों को मिले। इसलिए अगर कास्ट सर्वे हुआ बिहार में, अगर वो कास्ट सर्वे इंप्लीमेंट होता जो आज भाजपा नहीं कर रही, उनको रोजगार देना हमारा कर्तव्य है, गरीबों की जिंदगी को बदलना हमारा कर्तव्य है, ये बताना हमारा कर्तव्य नहीं है कि आपकी जाति ये है, आप पत्रकार हो आपकी जाति ये है। तहसीन पुनावाला जी, आज तो मुझे लग रहा है पता नहीं कौन से दिशा में आप जा रहे हैं। हमको ये लोगों से नहीं पूछना होगा तुम कौन सी जाति के पत्रकार हो बताओ, हमको पढ़ाई लिखाई करवानी होगी ना बच्चों की, जिनके पास नहीं है। पता नहीं कौन सी दुनिया में आप लोग जी रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। लेकिन शलभ मणि त्रिपाठी जी, मुझे लगता है इस पर आप जवाब दे दीजिए। हाँ, हमें अच्छी शिक्षा दिए जाने की जरूरत है और शिक्षा एक ऐसी चीज है जो सबसे बड़ा हथियार है, वो लोगों को बताता है कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। तहसीन पुनावाला जी, आपके लिए भी और इतना ही लागू होता है शलभ मणि त्रिपाठी की सरकार के लिए भी कि वो अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कराए, रोजगार की व्यवस्था कराए। ये नहीं बताए कि तुम्हारी जाति ये है, तुम्हारी जाति ये है। शलभ जी, आप अपनी बात करिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए चित्रा जी। देखिए तहसीन भाई को कितनी चिंता है, क्या जाति लेकर आ गए, बोल लीजिए। तहसीन भाई को कितनी चिंता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, ऐसी चिंता हमारे ओवैसी साहब को भी है। ये ओवैसी साहब को और तहसीन भाई को केवल हिंदू समाज दिख रहा है, ये शेख, सैयद, पठान, हजाम, पसमानदा ये नजर नहीं आता। मतलब तहसीन भाई को केवल दिखेगा तो हिंदू समाज दिखेगा, हमारे ओवैसी को दिखेगा तो हिंदू समाज दिखेगा और राहुल गांधी को भी दिखेगा तो हिंदू समाज दिखेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमेशा तोड़ के रखा, हमेशा तोड़ने का प्रयास किया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक देश बटेगा कैसे, देश को बर्बाद कैसे करेंगे? शेख, सैयद, पठान, हज्जाम, पसमानदा ये नजर नहीं आएगा, शिया सुन्नी नजर नहीं आएगा। और मैं तो कहता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि तहसीन भाई, जिसने भगवान राम के साथ द्रोह किया और राष्ट्र के साथ द्रोह किया। राष्ट्र के साथ द्रोह क्या होता है कि जब धारा 370 हटी तो राहुल गांधी किसके साथ खड़े थे? पूरे देश ने देखा। अभी हमारे सुनील भाई कह रहे थे कि सरगना कौन है और चोर मचाए शोर। जाके दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए सुनील भाई, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके गठबंधन के लोग कह रहे हैं ना, कर रहे हैं, तब दिल्ली की जनता यही कह रही है, चोर मचाए शोर। आप जिनके साथ खड़े हैं ये कांग्रेस पार्टी के तहसीन भाई, मुझे कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले, कई डिबेट में मिले, कहते थे कि शराब का घोटाला हुआ है, केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करो, केजरीवाल को जेल भेजो। ये कौन सी नीति है कि जैसे ही कार्रवाई होनी शुरू हुई और कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर कार्रवाई हुई, बीजेपी की शिकायत पर नहीं हुई, कांग्रेस की शिकायत पर जब कार्रवाई हुई तो आप जाके उनके पाले में खड़े हो, जाके आप लालू यादव के चरणों में लौट गए। लेकिन ये देश बहुत आगे बढ़ चुका है। आप लाख बांटना चाहेंगे, ये देश बटेगा नहीं, ये देश बटने वाला नहीं है। ये देश समझ चुका है कौन देश के साथ है, कौन देश के खिलाफ है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, बाकी लोगों से भी ठीक है।
हाँ। कोरोना काल में जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया पूरी दुनिया में प्रशंसा हुई। आप देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीकन कंट्री के जो राष्ट्रपति थे किस प्रकार से पैर छू रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी का, पूरी दुनिया में प्रशंसा हुई। ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा कि हनुमान है मोदी जी। और आप अपने देश में ठीक है, शलभ जी मैं आ रही हूँ आपके पास। इस वक्त गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो गया है, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। आपको बताते चले कि गाजियाबाद आज दिन में प्रधानमंत्री ने सहारनपुर से हुंकार भरी तो शाम होते होते देखिए गाजियाबाद पहुंच चुके। हालांकि यहां पर 2009 में राजनाथ सिंह, उसके बाद 2014-19 में वीके सिंह चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। 2024 के लिए चुनौती है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको बताते चले कि अपना कैंडिडेट बदलकर अतुल गर्ग को जगह दी गई है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के जनरल वीके सिंह ने 62% वोट यहां पर हासिल किए थे। समाजवादी पार्टी को 29% वोट मिले थे, कांग्रेस पार्टी को 7.4% वोट मिले थे। 2014 में इसी गाजियाबाद में बीजेपी को 56% से ज्यादा वोट मिले थे, कांग्रेस पार्टी को 14 जब राज बब्बर चुनावी मैदान में थे। बीएसपी के मुकुल को 12%, समाजवादी पार्टी चौथे नंबर पर थी 8% के साथ। लेकिन इस बार इस मार्जिन को और बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लाखों की तादाद में आप देखिए सड़क के दोनों ही तरफ किस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त करके रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इस रथ पर सवार आपको दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उम्मीदवार भी मौजूद हैं और भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता। स्वागत किस तरह से किया जा रहा है नरेंद्र मोदी का, ये गाजियाबाद में प्रधानमंत्री का मेगा रोड शो आप देख रहे हैं। धर्मवीर जी, मुझे लगता है एक टिप्पणी जल्दी से इस पर आप कर दीजिए। पूरी ताकत आप समझ रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी को हर एक मुद्दे पर घेरते रहने की कोशिश करते रहिए, लेकिन जब मेहनत की बात आती है तो एक तरफ वो सहारनपुर जाते हैं, फिर पुष्कर पहुंचते हैं, उसके बाद गाजियाबाद चले जाते हैं। सुबह से लेकर रात तक का उनका शेड्यूल देख लीजिए, उनकी मेहनत देख लीजिए और उनके कर्म का फल देख लीजिए। कैसे मुकाबला करेंगे आप लोग नरेंद्र मोदी से, धर्मवीर चौधरी जी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, चित्रा जी, अब कोई मुकाबला ही नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूं कि मैं अनिल भाई की बात को आगे बढ़ाता हूं कि जो है नल पानी देगा और कमल का फूल खिलेगा। विपक्ष तो धाराशाही है। अब ये चुनाव एक तरफा हो गया है उत्तर प्रदेश का और भारत का। ये नरेंद्र मोदी जी इंटरनेशनल नेता हैं। अब ये भारत की राजनीति से ऊपर उठ के देखिए, मेरे पास आज सुबह ही अमेरिका से फोन आया था, बोले राजनीति मत करो। अब ये अमेरिका से टक्कर लेने का समय आ गया है। ये विपक्ष वालों को सोचना चाहिए कि ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं 10 साल के लिए मनमोहन सिंह को, और ये दलितों के, शोषितों के, वंचितों के, माइनॉरिटीज के लोगों को 60 साल तक कांग्रेस धोखा देती है। बाबा साहब ने संविधान बनाया था, उन्हीं को धोखा दिया। अरे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं सर, मनमोहन सिंह जी। ठीक है, विचार आने के मेंबर मत बनना। तो आज ये ठीक है, चलिए आपकी बातें समझ में आ गई मुझे। अब दर्शकों की ये जिम्मेदारी है किसकी बातों पर वो ज्यादा भरोसा करते हैं। फिलहाल गाजियाबाद की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो, सड़क के दोनों ही तरफ उनकी एक झलक पाने के लिए किस तरह से लोग वहां पर उमड़े हुए हैं। आपको बता दें 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 62 सीटें हासिल की थी और इसके पहले 2014 में 71 सीटों पर जीत हासिल की थी। सहयोगियों के साथ उसको 73 सीटें मिली थी। और लेकिन यहां पर इस बार की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की यही है कि क्लीन स्वीप किया जाए यूपी में। लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा? क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा जोर लगाकर रखा हुआ है, दूसरी तरफ वहीं बीएसपी ने भी मामले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। फिलहाल पीएम की एक झलक के लिए लोग बेकरार दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं दंगल में। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।